के कोने में बसा आदर्श मोहल्ला अपने नाम की तरह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ हर गली के नुक्कड़ पर ऐसे बुजुर्ग और जवान मिल जाते थे जिनकी नजरें हमेशा कुछ नया और दिलचस्प ढूंढती रहती थी। इसीलिए इस मोहल्ले को ठरकी मोहल्ला नाम देना कोई गलत बात नहीं थी। इसी मोहल्ले में रहने वाली सरला जी के बेटे नवीन की हाल ही में जिस लड़की से शादी हुई थी वो बहुत मॉडर्न थी। नाम था श्रेया। नवीन और श्रेया की शादी दूसरे शहर में हुई थी जहाँ श्रेया का मायका था। शादी के बाद जब श्रेया घर की बालकनी में खड़े होकर अपने मोबाइल पर गाने लगाकर और हेडफोन लगा एक्सरसाइज कर रही थी, सरला जी ने जब ये नजारा देखा तो श्रेया को टोक दिया। श्रेया बहू, वो मैं कह रही थी तुम इस तरह से बालकनी में एक्सरसाइज वगैरह मत किया करो। ये मोहल्ला तुम नहीं जानती हो ठरकी लोगों का है। दूसरों के घरों में झांकना, उनकी बहू बेटियों को ताड़ना यहाँ के ठरकी लोगों की आदत है। तुमने देखा होगा यहाँ पर बालकनी में कोई भी लेडी खड़ी नहीं होती, सब घर के अंदर ही रहती हैं। पर मैं अंदर नहीं रह सकती ना मम्मी जी, मुझे कॉलोनी और सोसाइटी में रहने की आदत है। मैं हमेशा से ऐसे ही एक्सरसाइज करती हूँ। प्लीज, मैं किसी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकती। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। आप मुझे आज के बाद टोकना मत। जिसको मुझे देखना है देखता रहे। मैं वैसी ही रहूंगी जैसे हमेशा से रहती आई हूँ। सॉरी। और फिर श्रेया बालकनी से कमरे में चली गई। नवीन अब तक नहा धोकर रेडी हो चुका था। नवीन, अपनी मम्मी को समझा दो कि मैं इस तरह से बंद कर नहीं रह सकती। मैं मॉडर्न हूँ, आज की लड़की हूँ। अगर मैं बालकनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर भी रही हूँ तो उसमें गलती क्या है? बेफालतू का मुझे सुना दिया। अरे वो हमारा मोहल्ला ही ऐसा है, इस वजह से मम्मी ने बोला होगा। अच्छा तुम अपना मूड मत खराब करो, रेडी हो जाओ, हम कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी अब 2-3 दिन बाद मेरा ऑफिस खुल जाएगा, फिर बोलोगी कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया। वही तो, हनीमून पर 1 हफ्ते के लिए गए थे तो मन ठीक था, पर ये सब बातें कहकर मम्मी जी ने मेरा मूड खराब कर दिया। मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे भी थोड़ी देर के लिए घूमने जाना है। घर पर बहुत घुटन हो रही है। श्रेया अभी कपड़े चेंज करने जा ही रही थी कि तभी सरला जी कमरे में आ जाती हैं। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। बहू, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? सॉरी, मैंने तुम्हें ज्यादा ही बोल दिया। मम्मी जी, आप सॉरी क्यों कह रहे हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने भी तो आपको पलटकर उल्टा जवाब दिया। आई एम सॉरी। आप मेरे लिए कितना सोचते हो, पर आप मुझे प्रॉमिस करो, अब इन मोहल्ले वालों की वजह से हम दोनों कोई बहस नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी। प्रॉमिस। अब हम दोनों सास बहू कभी नहीं लड़ेंगे। जिसको जो कहना है कहता रहे, मेरी बहू लाखों में एक है। अब श्रेया की सास ने उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जमाना बदल रहा है और आजकल की बहुएं इस तरह से घर में कैद होकर नहीं रह सकती। श्रेया नेचर की बहुत अच्छी थी, सरला जी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए सरला जी ने अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। पर ठरकी मोहल्ले के कुछ आदमियों की आदतें कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो बस इसी फिराक में रहते थे कि कब श्रेया घर के दरवाजे से बाहर निकले और कब वो उसे घूर घूर कर देखे और गंदे गंदे कमेंट्स करे। ऐसे ही एक शाम जब श्रेया मार्केट के लिए निकली तो पान की दुकान पर खड़े ठरकी लड़के कमेंट करने लगे, अकेले न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, हमें भी साथ ले जाया करो। अरे भाई, मार्केट में आजकल ब्लू जीन्स बड़ी चल रही है, मैं भी सोच रहा हूँ ब्लू जीन्स ले लूं, मैचिंग मैचिंग। श्रेया लड़कों को कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप मार्केट चली गई। अक्सर ऐसे ही घटिया कमेंट्स उसे सुनने को मिलते थे, पर वो एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। पर नवीन सब कुछ समझ रहा था। मम्मी, वो जो मॉडल कॉलोनी में नई सोसाइटी बन रही है, मैं सोच रहा हूँ वहीं एक फ्लैट ले लेते हैं। यहाँ रहना अब ठीक नहीं, पता नहीं अब मन नहीं करता, यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया है। सोसाइटी में? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्रेया ने देखा सोसाइटी का नाम सुनकर उसकी सास थोड़ी उदास हो गई। श्रेया जानती थी कि उसकी सास सरला जी को इस घर से बहुत प्यार है, और हो भी क्यों ना। जिस घर में सालों बिता दिए उस घर को छोड़ने का किसका मन करता है। मोहल्ले में रहने की आदत होती है, इसलिए कुछ लोग सोसाइटी में रहने से घबराते हैं, जैसे सरला जी को थी। उन्हें सोसाइटी में रहना पसंद नहीं था, उन्हें तो अपना ये छोटा सा मोहल्ला बहुत पसंद था, क्योंकि इसी घर में तो उनकी शादी हुई थी, यहीं उनकी डोली आई थी, और उम्र के आखिरी पड़ाव पर इस घर को छोड़ना उनके लिए बहुत दुखदायी था। कमी घर में नहीं थी, कमी मोहल्ले में थी। वहाँ के लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। श्रेया ने नवीन को समझाया कि वो मोहल्ले में ही रहना चाहती है, इसलिए वो सोसाइटी में रहने की बात अभी मन से निकाल दे। नवीन कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। रात के 3 बजे सामने के घर में रहने वाले मिश्रा जी की बहू के रोने की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए और बातें करने लगे। श्रेया और उसकी सास भी आवाज सुनकर बालकनी में आ गए। अरे क्या हुआ भाई, ये मिश्रा जी के घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बेहोश है, कोई हरकत नहीं कर रहा। अब अनिल अंकल तो है नहीं, वो तो बाहर रहते हैं। 2-3 दिन से बीमार था यार अपना दोस्त, लगता है तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, अस्पताल ले जाने वाले हैं। अरे राहुल बेटा, कहीं कोई ऑटो या कैब मिले तो बुला ला, तेरे दोस्त मोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई है।
अंकल जी इतनी रात में ऑटो नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं किसी के पास कार हो तो आप जल्दी अस्पताल जा सकते हो। मेहता अंकल आप अपनी कार दे दो इनको। पर चलाएगा कौन, हम में से तो किसी को भी कार चलाना नहीं आती। कार सुनील ले गया है, बहू की रिश्तेदारी में शादी है और मैं भी अब कार नहीं चला पाता। रात के अंधेरे में मुझे तो दिखाई ही नहीं देता। जल्दबाजी में कहीं कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। श्रेया को याद आया कि नवीन तो कार ले ही नहीं गया। श्रेया ने तुरंत गाड़ी की चाबी उठाई और अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप कुंडी लगा लो, मैं मोहित को अस्पताल ले जा रही हूँ। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। नवीन की कार घर के नीचे ही खड़ी रहती थी। श्रेया ने बिना देर किए मिश्रा जी को उनके पोते मोहित के साथ कार में बैठने को कहा। ये वही मोहित था जो रोजाना श्रेया पर गंदे कमेंट्स करता था। कुछ ही देर बाद मिश्रा जी और उनके परिवार के लोग श्रेया की कार में मोहित को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। समय पर मोहित का इलाज हो जाता है और मोहित ठीक हो जाता है। आदर्श मोहल्ले के सब लोग श्रेया की बहुत तारीफ करते हैं और इस तारीफ में मोहल्ले के ठरकी लोग भी शामिल थे। जो ठरकी मोहल्ले वाले कल तक श्रेया के लिए बुरे कमेंट करते थे, आज वही ठरकी लोग उसका पूरा सम्मान कर रहे थे। मोहित और बाकी सभी लड़के भी श्रेया को सॉरी बोलते हैं। सब जानते थे अगर श्रेया न होती तो मोहित की जान बचाना मुश्किल था। आदर्श मोहल्ले ने अपने नाम के आगे से ठरकी मोहल्ले का टैग हटा दिया। अब सब लोगों के व्यवहार में भी सुधार हुआ और ठरकी मोहल्ला फिर से आदर्श मोहल्ला बन गया। स्वाति पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी स्वाति को देखकर ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। इस बात को लेकर उसका पति आशीष और सास शर्मिला कई बार पूछ चुके थे। स्वाति बेटा क्या बात है, मैं देख रही हूँ जब से तुम शादी होकर इस घर में आई हो तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या तुम्हें यहाँ ससुराल में कोई परेशानी है बहू? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद कहने वाली थी कि आप सब मेरा इतना ख्याल रखते हो। मुझे मम्मी के घर की याद ही नहीं आती है, बस ऐसे ही थोड़ी थकान रहती है। हो सकता है शादी की भागदौड़ में ऐसा हो गया हो। मम्मी मैं कितनी बार तो स्वाति को कहता हूँ कि कुछ खाया पिया करे। देखो आप जो आलू के पराठे और दही रखकर आए थे, मुश्किल से 1 या 2 टुकड़े ही खाए होंगे। बोल रही है मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं आया नाश्ता बहू? नहीं नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो बहुत टेस्टी बना था। आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद आए। 1 सेकेंड, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। स्वाति दौड़कर कमरे में जाती है और फोन उठाती है। हेलो मनोज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ऐसे टाइम बे टाइम फोन मत मिलाया करो। मैं शादीशुदा हूँ, अगर किसी ने तुम्हारा मोबाइल फोन बजता हुआ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। क्या करूं डार्लिंग, तुम्हारी आवाज सुनने को दिल तरस रहा था, बस इसीलिए तुम्हें फोन मिला लिया। अच्छा ये बताओ मिलने कब आ रही हो? 1 महीना होने वाला है तुमसे मिले हुए। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मेरा आना मुश्किल है। देखो मुझे मना करके तुम गलती कर रही हो। तुम जानती हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मनोज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तुम मेरी प्रॉब्लम से नहीं समझ रहे हो और तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। क्या प्यार करने वाले इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं? देखो मेरे पास तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। या तो तुम मुझसे मिलने आओ या फिर मैं तुम्हारे बारे में। नहीं नहीं मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं मौका देखकर तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी, पर प्लीज मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगी। तुम मेरे नंबर पर फोन मत करना। आशीष और माँ पापा जी मेरे आसपास ही रहते हैं। स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसकी सास शर्मिला कमरे में आ जाती है। स्वाति फोन काट देती है। स्वाति बेटा क्या बात है, कौन था ये लड़का जो तुम्हें डरा रहा था? मैंने सब सुन लिया है, मुझे सच सच बताओ, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं वो दे दीजिए, पर मेरी कोई गलती नहीं है। मनोज मेरा अतीत है। शादी से पहले मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब जब शादी के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वो मुझे फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है। स्वाति मनोज नाम के उस लड़के के बारे में अपनी सास शर्मिला को सारी सच्चाई बताती है। मनोज स्वाति का बॉयफ्रेंड था। वो 1 नंबर का बदमाश आदमी था। वो आए दिन लड़कियों को फंसाता रहता था, इसलिए स्वाति ने मनोज का साथ छोड़ दिया और अपने पापा को आशीष के लिए हाँ कह दी। पर अब शादी के बाद मनोज स्वाति को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस वजह से स्वाति बहुत परेशान थी। स्वाति की सास को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। घबराओ नहीं स्वाति, मैं तुम्हारी सास बाद में हूँ, पहले एक माँ हूँ। हम दोनों मिलकर उस मनोज को सबक सिखाएंगे और तुम डरो नहीं। मैं तुम्हारे और आशीष के रिश्ते पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। पर मम्मी जी मनोज बहुत चालाक लड़का है। अरे उसकी चालाकी मुझे निकालनी आती है। मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को कॉलेज टाइम में ठीक किया है, पर मुझे आशीष और तुम्हारे पापा जी से ये बात छुपानी होगी। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। मुझे मनोज का नंबर दो। ये लीजिए मम्मी जी। घंटी जा रही है,
उठा लिया। हेलो, अगर मैंने सही नंबर मिलाया है तो क्या आप मनोज बोल रहे हैं? हाँ, नंबर तो आपने बिल्कुल सही मिलाया है। मैं मनोज बोल रहा हूँ, पर आप कौन? मेरा नाम रीटा है। मैंने सोशल मीडिया पर आपको देखा था। वहाँ प्रोफाइल पर आपने अपना कांटेक्ट नंबर भी डाला हुआ था। सच कहूँ तो मैं तो आपकी पिक देखते ही आपको अपना दिल दे बैठी थी। आपको फोन किए बिना मैं रह ही नहीं पाई। आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। मैनेजर अंकल, मैंने आपको कहा तो है, आप 20 लाख का चेक काट लीजिए, मैं साइन कर दूंगी। बाकी पापा ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभी मैं फोन पर बिजी हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। मनोज से इस तरह झूठी बातें करते शर्मिला स्वाति को आंख मारती है। अब तक स्वाति सब कुछ समझ गई थी। शर्मिला एक पैसे वाली लड़की बनकर मनोज से बातें कर रही थी। शर्मिला से बात करने के चक्कर में मनोज ने अब स्वाति को भी फोन करना बंद कर दिया। इससे स्वाति को थोड़ी तसल्ली हो गई थी। डार्लिंग, हम कब तक फोन पर बातें करते रहेंगे? एक बार तो मिलने आ जाओ। अब तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ओ बेबी, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ, पर क्या करूँ, पापा भी ऑस्ट्रेलिया से आए नहीं है। यहाँ ऑफिस में बहुत काम है। करोड़ों की डील फाइनल करनी है आज मुझे। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे कल शाम को 6 बजे मिलती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, वो ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस भेजता हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा जाने मन। मनोज पूरी तरह से शर्मिला के जाल में फंस चुका था। अपनी सास की ऐसी एक्टिंग देखकर स्वाति भी हैरान थी। स्वाति बेटा, अब एक आखिरी दाव और खेलना है। कल तुम ठीक 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाना और उसके बाद मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ तुम्हें क्या करना है। मम्मी जी, आज के जमाने में कौन सास अपनी बहू की ऐसे मदद करती है? आप मेरे लिए जो कर रहे हो ये कोई भी नहीं करता। स्वाति बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मनोज के कारण तुम्हारी बदनामी हो। तुम मेरी बेटी हो और बेटी के लिए मां नहीं करेगी तो और कौन करेगा? स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के गले लग जाती है। अगले दिन स्वाति 5:30 बजे मनोज के घर पहुंच जाती है, पर मनोज शर्मिला यानी रीटा के आने का वेट कर रहा था। स्वाति, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखे। प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे, तुम ही तो मुझे कहते थे मिल लो, आ जाओ, उदास हो रहा हूँ। अब मैं आ गई हूँ तो मुझे जाने के लिए कह रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं आई हूँ तो आराम से बैठूंगी। मैं भी तो देखूं तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड कौन है। साफ साफ बोलो तुम्हें क्या चाहिए और यहाँ से चली जाओ। तुम मेरी सारी फोटोज वीडियोज अपने फोन से डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ, फिर तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकोगी। ये देखो, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब यहाँ से जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ, परेशान मत हो। मनोज अपने फोन से स्वाति के सारे पुराने फोटोज और वीडियो सब कुछ डिलीट कर देता है। स्वाति चैन की सांस लेती है और वहां से घर आ जाती है। उधर मनोज परेशान हो रहा होता है और वो बार बार शर्मिला के नंबर पर फोन करता है, पर शर्मिला पहले ही अपना फोन स्विच ऑफ कर चुकी थी। मनोज बहुत देर तक शर्मिला के नंबर पर फोन करता है पर स्विच ऑफ आता है। अगले दिन शर्मिला अपने मोबाइल का नंबर बंद कर देती है और एक नया नंबर ले लेती है। मनोज को पता ही नहीं चलता कि शर्मिला ही रीटा थी। वो तो रीटा को फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि रीटा नाम की कोई लड़की थी ही नहीं। वो अपना सर पीट लेता है क्योंकि अब तो स्वाति के भी सारे फोटोज और वीडियोज डिलीट कर चुका था। अब उसके पास स्वाति को भी ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा था जिससे वो स्वाति को तंग कर सके। अरे क्या बात है शर्मिला, आज तुम दोनों सास बहू बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। हाँ पापा, मैं भी यही देख रहा हूँ। दोनों इतनी देर से हंस हंस कर बातें कर रही हैं, पर बात क्या है ये नहीं बता रही। अरे बोल तो दिया, हम सास बहू के बीच की बात है, तुम दोनों आदमी नहीं समझोगे, क्यों बहू? हाँ मम्मी जी, ये तो सच है। ये बात आपके और मेरे बीच की है और इस बात के लिए फिर से एक बार थैंक यू मम्मी जी। लव यू। लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी। Thanks for watching.